Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So this is our 9th lecture of management and ethics. In this lecture, we will cover the ethics topic, that is the contribution of moral thinkers and philosophers in India as well as in world. Before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the video, you can join our Telegram channel, that is EduMusk 1008. So let's move to our topic. तो सबसे पहले मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिलॉसफी है क्या। फिलॉसफी जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, फिलॉसफिया, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम, विच मीन्स कि कोई बहुत कीन है विजडम को अटेन करने के लिए, मतलब विजडम को गेन करने के लिए, कि भाई वो अपना बेस्ट देता है जस्ट टू अटेन द नॉलेज कि मतलब जो भी एग्जिस्टेंस रही है ह्यूमन लाइफ की, गॉड, रिलीजन, जो भी उसके क्वेश्चंस है उनको उनकी नॉलेज अटेन करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कीन है, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को जानने में। क्लियर। तो फिलॉसफी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड फिलॉसफी है, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। और जो फिलॉसफी है वो हमारे बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो कि लाइफ के बारे में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, गॉड के बारे में, रिलीजन के बारे में है। उन सब का एक तरह से उन क्वेश्चंस का आंसर है कि भाई वो चीज़ें कैसे हुई, कहाँ से आई, कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या क्या लोगों की मतलब जो अपने थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन सब के लिए हमारी जो फिलॉसफी है वो एक आंसर है उन सब क्वेश्चन के लिए जो भी हमारे दिमाग में पुट होते हैं कि भाई ये चीज़ें कहाँ से हुई, कैसे इनका इन्वेंशन हुआ है, कैसे ये लोगों के मतलब माइंड में आई हैं, कैसे उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से जाना है, ये सारी चीज़ों का आंसर कौन देता है? हमें फिलॉसफी देती है। फिलॉसफी के बाद आता है हमारा इंडियन फिलॉसफी। तो इंडियन फिलॉसफी क्या है? इट एनकम्पासेस द सिस्टम ऑफ थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस दैट डेवलप्ड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो रिफ्लेक्ट करती है, वो एनसर्कल करती है किस चीज़ को? जो भी थॉट्स हैं या उन थॉट्स की जो रिफ्लेक्शन है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलप हुए हैं, जो इंडिया में डेवलप हुई है फिलॉसफी, जो उसके थॉट्स हैं, उनकी जो रिफ्लेक्शंस हैं जो आज भी लोगों के ऊपर दिखती है, वो सारी किसके अंदर आएंगे? हमारे इंडियन फिलॉसफी के अंदर आएंगे। तो 6 एंशियंट फिलॉसफी के जो स्कूल हैं वो कौन कौन से हैं? उनको षड दर्शन कहा जाता है, षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। वो है न्याय, सेकंड आता है हमारा वैशेषिका, उसके बाद आता है सांख्य, फिर आता है अष्टांग योगा, फिर आता है हमारा पूर्वा मीमांसा, फिर लास्ट आता है वेदांता। ठीक है। अब इन जो हमारे 6 एंशियंट स्कूल हैं इंडियन फिलॉसफी के, इनके बारे में हम जान लेते हैं, इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आता है हमारा न्याय। तो जो न्याय का जो फाउंडर है, जो स्कूल है इंडियन फिलोसफर, उसके फाउंडर हैं अक्षपद गौतम। न्याय का मतलब होता है रूल और मेथड। क्लियर। ये जो स्कूल है ये डील करता है लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ में, कि मेथड्स कैसे बने हैं, कैसे मतलब हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो मतलब किस तरीके से हम जो मेथड्स फॉलो अप करते हैं, वो उस चीज़ की जो नॉलेज है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो ये होता है द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, जिससे कि ओरिजिन और मेथड्स का हमें पता चलता है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? न्याय का जो स्कूल है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू हेल्प टू एलिमिनेट इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज जो है उसको इग्नोर ना किया जाए, और जो उसकी इग्नोरेंस है उसको एलिमिनेट करने के लिए जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो इस स्कूल का है, न्याय। उसके बाद है एनलिस्ट 4 वैलिड मतलब प्रमाण एंड 4 इनवैलिड मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। मतलब ये 4 वैलिड और इनवैलिड पॉइंट्स को बताता है, एनलिस्ट करता है, जो कि नॉलेज गेन करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। न्याय जो है वो किसने फाउंड किया है? अक्षपद गौतम ने। इसका मतलब होता है रूल और मेथड्स, और ये स्कूल है जो कि लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी से डील करता है, जिसमें कि एपिस्टेमोलॉजी जो है हमारा वो क्या है? द ओरिजिन ऑफ रूल्स, मेथड्स, जो कि नॉलेज को गेन करने के लिए हम फॉलो अप करते हैं। क्लियर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो नॉलेज को इग्नोर किया जाता है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करना है, कि इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना है, लोगों को नॉलेज की वैल्यू बतानी है। ये इसके अंदर हम जो 4 हमारे पॉइंट्स हैं, वैलिड 4 चीज़ें हैं, वैलिड और इनवैलिड, 4 वैलिड 4 इनवैलिड जो हमारे पॉइंट्स हैं, उनको जो कि नॉलेज को गेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको एनलिस्ट किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वैशेषिका। वैशेषिका जो है हमारा पर्टिकुलर कहते हैं जिसको, जो पर्टिकुलर है जिसका मतलब इज द एटोमिस्टिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये जो एंशिएंट स्कूल है हमारा, ये एकदम बेसिक जो हमारे यूनिवर्स की नॉलेज है, एटोमिस्टिक मतलब बिल्कुल छोटी छोटी जो नॉलेज है हमारी, उसके बारे में बताता है। जैसे कि यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है,
ठीक है, मतलब ये कौन कौन से एटम्स से बन के मिल के बना, जैसे अर्थ में पे एयर, वाटर, फायर, ये सब जो चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ों का जो मतलब एकदम जो बारीक जो नॉलेज है हमारी, बिल्कुल जो हम बेस से जो नॉलेज अटेन करते हैं वो सब इसके अंदर लिखा गया है। मतलब ये बताया गया है, मतलब पर्टिकुलरली हमें जो मतलब होता है ना यूनिवर्स के बारे में बताना। इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर इट्स नेचुरलिज्म। ये हमारे लिए कैसे सिग्निफिकेंट है, कैसे वैल्यूएबल है कि ये नेचुरलिज्म को सिग्निफिकेंट करता है, बताता है हमें। नेचुरलिज्म वही कि नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें एकदम मतलब कहते हैं ना बिल्कुल बेस से, बिल्कुल एकदम उसके ओरिजिन से बताता है। इट एलेबरेट्स ऑन 7 एलिमेंट्स ऑफ मैटर विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ सप्त पदार्थ। मतलब क्या है कि ये 7 ऐसे पदार्थ हैं, एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनको एलेबरेट करता है, उनका नॉमेनक्लेचर बताता है। तो वो 7 जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? द्रव्य, द्रव्य क्या है? सब्सटेंस दैट इंक्लूड द पंच महाभूत। मतलब पंच जो महाभूत हैं उनके बारे में जो वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर पंच महाभूत को इंक्लूड करता है, वो क्या है? द्रव्य है। उसके बाद गुण पता है हमें, क्वालिटीज, कर्म जो है एक्टिविटीज। उसके बाद है हमारा सामान्य, जो जनरल ट्रेट्स होती हैं, जनरल जो फीचर्स होते हैं सामान्य। उसके बाद विशेष, विशेष मतलब जो स्पेशलिटी, जो स्पेशल फीचर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा संभाव्य, संभाव्य मतलब इंटर रिलेटेड, जिसकी संभावना है। और अभाव्य क्या होता है? एब्सेंस, जिसकी चीज़ की एब्सेंस है, जिसकी मतलब जो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो ये जो हमारे होते हैं सप्त पदार्थ, इनके जो नॉमेनक्लेचर है इसको इसी में बताया जाता है। थर्ड आता है हमारा संख्या। संख्या का मतलब होता है नंबर। ठीक है, तो ये एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स स्कूल है फिलॉसफी का, जो कि डीप में हमें समझाता है कि क्रिएटर और क्रिएशन जो है उनके बीच में जो रिलेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमें डीप में जो समझाता है वो चीज़ क्या है? हमारी संख्या के अंदर आती है। टर्म्स लाइक महत, पुरुष, प्रकृति और त्रायगुण आर एक्सप्लोर्ड इन दिस स्कूल। मतलब ये जो चारों पॉइंट्स हैं, महत, पुरुषः, प्रकृति और ट्राइगुनाल्स, ये चार जो पॉइंट हैं, ये चार जो टर्म्स हैं हमारी, ये एक्सप्लोर होती हैं स्कूल के अंदर। महत होता है यूनिवर्सल कॉस्मिक स्पिरिट। तो यूनिवर्सल जो सारी यूनिवर्स में फैली हुई जो स्पिरिट्स हैं, जो जितनी भी हमारी मतलब एक तरह से स्पीशीज लगा लो, या जो भी पर्सन है, एनिमल्स हैं, जो भी स्पिरिट रहती है यूनिवर्स में, वो सारी इसके अंदर देखते हैं, पढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है पुरुषा, पैसिव एलिमेंट होता है हमारा। प्राकृतिक जो है हमारी, वो एक्टिव एलिमेंट है, विच क्रिएट माइंड, मनस, जो मनस को क्रिएट करती है। प्रकृति सबसे पहले होता है, पुरुष जो है वो बाद में आया है, तो वो पैसिव एलिमेंट है, डायरेक्टली इसका लिंक नहीं है। क्लियर? उसके बाद है हमारा ट्राइगुण। ट्राइगुणा जो है हमारे, कि हम कहते हैं ना 3 तरह के एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है सत्व, जो कि काम एंड कंपोज। उसके बाद आता है रजस, जिसमें मोमेंटम और डायनेमिज्म एंड ईगोइस्टिक। एंड नेक्स्ट आता है तमस, इम्बैलेंस, चायोटिक एंड डिस्ट्रक्टिव। हमने एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ आपको। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि जो सात्विक पर्सन होता है, ये जिसके अंदर सात्विक जो गुण कहते हैं हम, वो होते हैं, जो पहला है, सबसे पहला वो इंसान क्या होता है? काम और कंपोज होता है। जैसे हम कहते हैं जो हमारे सेंट पीपल होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो काम और कंपोज रहते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? सात्विक गुण ज़्यादा होते हैं। रजस जो है वो हम जैसे लोग होते हैं, जो एक ऐसी ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें हमें बहुत डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, हमें चीज़ों की बहुत इच्छा है, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग है वो ज़्यादातर रजस वाली उस क्वालिटीज़ में, या रजस वाले गुण उसके अंदर पाए जाते हैं, कि उसको डिज़ायर भी होती है, वो ईगोइस्टिक भी होता है, अपनी चीज़ों को लेकर उसको कई बार घमंड भी हो जाता है, मतलब जो ये वाले जो गुण हैं ये आते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा तमस। तमस क्या कहते हैं? तामसिक गुण। मतलब तमस गुण कौन से होते हैं? जिसमें इम्बैलेंस रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंसान जो होता है डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, बहुत चाउटिक, मतलब बहुत ही ओवर, जो हम कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ही नेगेटिव जो गुण होते हैं वो होते हैं, तो वो आता है तमस के अंदर। क्लियर? सात्विक एकदम काम एंड कंपोज, रजस जो मीडियोकर लगा लो, और तमस जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसे गुण होंगे नेगेटिव। क्लियर? तो ये जो चारों हैं, ये चारों जो टर्म्स हैं, ये आती हैं संख्या, जो नंबर है उसके अंदर, जो कि हमें क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इन डिटेल और डीप में समझाता है। फोर्थ आता है हमारा अष्टांग योग।
अष्टांग योग जो है मतलब योगा जो है वो होल्ड होता है किसके साथ, संख्या जो है हमारी, जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा है उसके साथ होल्ड करता है। कैसे, दैट द अचीवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन, मतलब जो स्पिरिचुअल लिबरेशन है, हम कहते हैं मोक्ष जब मिलता है, जबकि जो पुरुष जो स्पिरिट है हमारी वो फ्री हो जाता है किससे, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मैटर, प्रकृति के जो सुख सुविधाएं हैं उससे अपने आप को जब एक स्पिरिट फ्री कर लेती है तो उसको स्पिरिचुअल लिबरेशन मिलती है, उसको मोक्ष मिलता है। और वो किस वजह से मिलता है, व्हेन ही लेफ्ट द इग्नोर, मतलब ही लेफ्ट द इल्यूजन, और मतलब वो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है, मतलब जो भी कहते हैं ना संसारिक काइंड ऑफ मोह माया या काइंड ऑफ जो बॉन्डेज है मैटर का, प्रकृति के जो मोह है उसको छोड़ने के बाद, उस इल्यूजन को छोड़ने के बाद स्पिरिचुअल लिबरेशन मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो ये जो योग है उसकी 8 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो इन 8 स्टेजेस को देखते हैं। सबसे पहले है यमा, मॉरल कंडक्ट, मतलब मॉरलिटी जो है हमें फॉलो करनी है, यम आता है। फिर उसके बाद आता है नियमा, कि हमें डिसिप्लिन फॉलो करना होता है अपनी लाइफ में, कि भाई टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना खाना, टाइम से चीज़ें करना, वो डिसिप्लिन में आता है। उसके बाद आता है आसना, राइट पोस्चर, कि भाई आसन करेंगे, बॉडी को ठीक रखेंगे हम, तो राइट पोस्चर में बॉडी को रखना आसना। प्राणायाम क्या होता है, इफेक्टिव ब्रीदिंग, कि हम ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिवली करें जिससे हमारी बॉडी प्योर पायस रहे, मतलब अच्छा, मतलब एयर जो है उसका प्रॉपर एक तरह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर फिल्ट्रेशन हो। उसके बाद आता है हमारा प्रत्याहारा। प्रत्याहारा क्या होता है, विदड्रॉइंग द सेंसेस, जो सेंसेस हैं हमारी उनको एक तरह से बाहर निकाल के लाना, मतलब कि हमारी सेंसेस को इस तरीके का बनाना कि वो हमारे होल्ड में रहे। उसके बाद आता है धरणा, टू कंसंट्रेट ऑन वन ऑब्जेक्ट, कि दृढ़ होके एक ही ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर पाना। उसके बाद आता है ध्यान, मेडिटेशन करना। और फिर लास्ट आता है हमारा समाधि, ये सुप्रीम ब्लेस होता है, मतलब इस टाइम पे इंसान जो है वो प्रॉपर मोक्ष वाली कंडीशंस के लिए एलिजिबल हो जाता है एक तरह से। मतलब साल्वेशन क्या है, सुप्रीम ब्लेस, कि भाई अब आदमी समाधि पे है तो उसको ये जो सारी चीज़ें हैं वो कर चुका है, वो डिसिप्लिन भी है उसने आसनाइज पोस्चर भी है, मतलब ये जो सातों हैं ये सातों एक उस बंदे के अंदर होंगे। ये सारे के सारे जो योग के कंडक्ट्स हैं वो सब समाधि के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तभी एक पर्सन को समाधि मिलती है, आता है उसके अंदर। ये वाला जो योग है वो एट द एंड आता है। क्लियर, तो अष्टांग योग क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्वा मीमांसा। पूर्वा मीमांसा और कर्म मीमांसा जो है इस कंसर्न विद द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ वेदास, मतलब ये जो वेदास की जो अर्लीस्ट पार्ट है उनके साथ मतलब लिंक रखता है, उनके लिए कंसर्न है। किस तरह से, कि क्योंकि हमारा जो वैदिक रिचुअल है ये इस चीज़ के बारे में बताता है कि हमारे जो वैदिक रिचुअल्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं करने, जस्ट टू अटेन द मोक्ष ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन को मोक्ष दिलाने के लिए हमारे वैदिक रिचुअल्स जो हम लास्ट में करते हैं एक पर्सन की जब लाइफ एंड होती है उस टाइम पे जो हम वैदिक रिचुअल्स करते हैं वो क्यों ज़रूरी है एक पर्सन को मोक्ष दिलाने के लिए। दिस डील्स विद द कर्म खंड, मतलब ये जो हमारा स्कूल है या जो ये फिलॉसफी की इंडियन फिलॉसफी का जो ओल्ड स्कूल है ये क्या है, ये कर्म खंड के साथ डील करता है, जिसका मतलब होता है एक्शन बेस्ड कंपेंडियम ऑफ नॉलेज इन द वेदास, मतलब एक्शन बेस्ड हम समरी है जो नॉलेज की वेदास के अंदर उसको जानते हैं इसके अंदर पूर्व मीमांसा के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा वेदांता। तो जो टर्म है वेदांता उसका मतलब होता है कंक्लूजन ऑफ द वेदास, मतलब वेदास का जो कंक्लूजन है जो सार है उसको जानना। विदाउट वेदांता एवरी रिलीजन बिकम सुपरस्टिशन, मतलब हर रिलीजन जो है वो एक अंधविश्वास बन जाएगा विदाउट वेदांता। वेदांता इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वेदांता मीमांसा। वेदांता मीमांसा का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेदांता, मतलब वेदांता की रिफ्लेक्शन। उत्तर मीमांसा क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑन द लेटर पार्ट, मतलब जो बाद का पार्ट है हमारा वेदास का अर्लीस्ट पार्ट तो पूर्व मीमांसा हो गया, और ये इसके अंदर उत्तर मीमांसा पढ़ते हैं कि जो बाद वाला पार्ट है वेदास का उसके ऊपर हम मतलब ध्यान देते हैं। ब्रह्म मीमांसा का होता है रिफ्लेक्शन ऑन ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स पे जो हम ध्यान देते हैं ब्राह्मण्स के बारे में जो जानते हैं वो इसके अंदर आता है। 3 फंडामेंटल वेदांता टेक्स्ट हैं हमारे। वेदांत टेक्स्ट कौन कौन से, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, ये 3 हमारे फंडामेंटल और बेसिक हमारे वेदांता टेक्स्ट हैं जिनसे हमें नॉलेज मिलती है वेदों की। क्लियर। अब जानेंगे हम इंडियन मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर्स के बारे में जिन्होंने हमें राइट वे में मॉरल थिंकिंग के बारे में बताया और फिलोसफी के बारे में बताया कि भाई क्या क्या फिलोसफी है, कैसे कैसे हमने जो अभी फिलोसफी स्कूल्स के बारे में पढ़ा उसमें जो चीज़ें बताई गई थी वो कैसे जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हुई
जो लोग हुए उन्होंने कैसे बताया। तो सबसे पहला आता है हमारा श्री कृष्ण। तो एग्जिस्टेंस ऑफ श्री कृष्ण मतलब दोनों ही तरीके से, हिस्टोरिकल कैरेक्टर और अवतार के तरीके से हम जाने जाते हैं। और ये हमें बहुत सारे जो रिलीजियस लीजेंड्स हैं हमारे, जैसे भगवत गीता में बताया गया, हमने महाभारत में देखा है, पुराण जो हुए हैं हमारे जितने भी, उसमें हमें बताया गया है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अवतार थे वो। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हमें हमारी जो उपनिषद हैं या हमारे पुराण हैं, जो हमारे रिलीजियस लेजेंड्स हैं, उनमें हमें देखने को पढ़ने को मिलता है। अब ये जो है एक मतलब जो अवतार जो है हमारा, या फिर हम कहें कि जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, ये कैसे हम किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि जब कोई डिवाइन कॉन्शियसनेस और जो पावर है हमारी, जिसको हम डिवाइन पावर कहते हैं, वो एक ह्यूमन फॉर्म में, मतलब ह्यूमन मोड ऑफ एक्शन को चूज करती है। अपनी जो सेल्फ नॉलेज है, अपना जितना उसके पास एटर्नल जो नॉलेज है, बहुत ही अपार जो उनके पास ज्ञान होता है, उसको छोड़ के एक अननोन की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, जैसे कि अब हम हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही एक्ट करके, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हैं। जो एक पावर है वो एक अवतार में आती है, तो उसी को ही हम कहते हैं कि जो गॉड है वो मतलब इनकारनेट होता है अवतार में। और ये एक हाइट है कंडीशंस मैनिफेस्टेशन की, एक इंडिकेशन है हमें कि जो अपनी सेल्फ नॉलेज को छोड़ के एक ह्यूमन मोड ऑफ एक्शंस को चूज करना, लोगों को फिलॉसफी या मॉरल थिंकिंग के बारे में बताना, वो काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है कि हम कहते हैं धर्म की नॉलेज है, लोगों को डिसिप्लिन सिखाना, लोगों को रियल लाइफ का एक मतलब एक तरीके से नॉलेज अटेन करवाना है। क्लियर? तो ये जो है ये मतलब एक तरीके का जो इनकारनेट हो, गॉड जो अवतार लेता है, वो किस चीज़ के लिए, कि लोगों को ये बताने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग बन के उनके बीच में जाके उसके बारे में हमें नॉलेज देना, ये बताना कि भाई कैसे थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, कैसी फिलॉसफी उन्हें फॉलो अप करनी चाहिए। तो ये सबसे पहले हुए श्री कृष्ण ने जो किया था। हमें भगवत गीता जो हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है पुराण में, हमने भगवत गीता को भी पढ़ा है कि ये सब, ये जो ज्ञान था, ये जो नॉलेज थी, हमें कहाँ से मिली थी? श्री कृष्ण ने दी थी। क्लियर? तो भगवान ह्यूमन बीइंग के मतलब ह्यूमन मोड ऑफ एक्शंस को वो करते हैं, अपने वो चूज करते हैं, इनकलकेट करते हैं, और फिर लोगों को उन्हीं की कम्युनिटी में जाके एक तरीके से नॉलेज लेने में, गेन करने में हेल्प करते हैं। ओके, ये था पहला श्री कृष्ण। नेक्स्ट आते हैं हमारे कौटिल्य। तो कौटिल्य हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो ऑथर थे, अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मतलब नॉलेज। तो वेल्थ की जो नॉलेज है उसके बारे में क्या है, कौटिल्य ने उसके बारे में लिखा था। उन्होंने उस बुक में जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन दी थी, या जब सबसे ज़्यादा कंसर्न थे उस बुक में, वो किस चीज़ पे थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर, कि पॉलिटिकल मतलब एक तरह से व्यू पॉइंट कैसा होना चाहिए, एक मतलब एक पूरी मतलब एक कंट्री के लिए, या फिर एक किंग के लिए कैसे पॉलिटी की मतलब इकोनॉमी जो है वो होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया था उस बुक में। कौटिल्य जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने नॉर्थ इंडियन स्टेट पे रूल किया था काफ़ी टाइम। ही एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। उन्होंने एक अच्छी मतलब गवर्नेंस कैसे की जाती है, अच्छी सरकार कैसे चलाई जाती है, किस तरीके से रूल करना चाहिए, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। जो कौटिल्य थे, उनके जो थॉट थे वो क्या थे? उनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो चाणक्य ही कौटिल्य हैं। तो कौटिल्य के जो थॉट्स थे वो क्या थे? सबसे पहला था, किंग शुड ऑलवेज बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू हिज सिटीजन्स। मतलब वो अपने सिटीजन्स के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहने चाहिए, और कोई भी पर्सन उनको एक्सेस करने के लिए इजीली मतलब एक्सेसिबल होने चाहिए, इजीली उन तक पहुंचा जा सकना चाहिए, जिससे कि जो उनके सिटीजन्स हैं वो अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को किंग तक पहुँचा सकें। He emphasized on code of conduct to the king and his council of minister. They should not own asset of the people. मतलब उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताए पे एम्फेसाइज जोर दिया राजा से, और उन्हें बताया कि जो लोगों का जो हक है उस पे मतलब उसको राजा को ओन नहीं करना चाहिए, वो लोगों के लिए ही रहना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसका मतलब होता है कि हमारा जो टैक्स है वो ग्रो करना चाहिए, जैसे जैसे जो टैक्सेशन अमाउंट है हमारी वो इंक्रीज करती है, तो उसके साथ हमारा टैक्स भी बढ़ना चाहिए। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है इन अ फेवर ऑफ वेलफेयर स्टेट। मतलब वेलफेयर मतलब भरा पूरा हमारा स्टेट रहना चाहिए, उनके फेवर में था। बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ किंग के जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया कि उन्हें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौटिल्य ने बताई। कौटिल्य ने ना 4 तरीके बताए करप्शन को रोकने के, जो भ्रष्टाचार है उसके रोकने के लिए उन्होंने 4
कौटिल्य ने 4 वेज डिस्कस किए करप्शन को रोकने के, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने 4 तरीके बताए। जैसे कि हम वैसे भी जानते हैं साम दाम दंड भेद, ये 4 नीति थी उनकी। तो चारों नीति में क्या क्या बताया। साम नीति में उन्होंने बताया कि टीचिंग एंड अवेकिंग पब्लिक एंड पब्लिक ऑफिशियल्स अबाउट एथिकल वैल्यूज। उन्होंने जो पब्लिक है या पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं जो लोग, उनको एथिकल वैल्यूज के बारे में बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में, कोड ऑफ कंडक्ट में, कोड ऑफ एथिक्स में कैसे किस तरीके से हमें अपनी एथिकल वैल्यूज को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये था साम नीति के अंदर, उसके बारे में जागरूक करना, उसके बारे में बताना, नॉलेज देना। उसके बाद आता है दाम नीति, incentivizing hard working officials, recognizing the honest people, better salary structure, better working condition, best service conditions। क्या उन्होंने क्या बताया कि दाम नीति के अंदर क्या था कि इंसेंटिव देना चाहिए जो बहुत मेहनत करते हैं, उन ऑफिशियल्स को, उन ऑफिशियल पर्सन्स को, उनकी ऑनेस्टी को, लोगों की ऑनेस्टी को जानना चाहिए। उन्हें बेटर सैलरी स्ट्रक्चर परफॉर्म करना चाहिए कि भाई सैलरी उसी हिसाब से मिले जैसे वर्किंग कंडीशंस हो, जैसे लोग काम कर रहे हो, जैसे जैसा जो पर्सन काम कर रहा है उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसे सैलरी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। उसके बाद उन्हें सर्विस कंडीशंस हैं वो भी अच्छी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। क्लियर। तो ये आता था दाम नीति के अंदर। उसके बाद था दंड नीति, दोज हु इंडल्ज इन करप्ट एक्टिविटीज शुड गेट पनिशमेंट। उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें। पनिशमेंट एक्ट एज डिटरेंट्स एंड क्रिएट फियर अमंग द ऑफिशियल्स। वो एक मतलब एक तरीके से उनके अंदर फियर करेगी और वो एक तरह से उनको एक पनिशमेंट का डर बना के रखेगी, और जिससे कि लोग मतलब करप्शन करने से या करप्ट एक्टिविटी करने से डरेंगे या मतलब करने से रुकेंगे। उसके बाद है भेद नीति, विजिलेंस एंड इंटेलिजेंस एंड स्पाई सिस्टम ऑन दोज हु गोइंग अगेंस्ट रूल, टेकिंग ब्राइब्स, अनकाउंटेड मनी एक्सेट्रा टू बी रिपोर्टेड। मतलब भेद नीति क्या है कि विजिलेंस, इंटेलिजेंस और स्पाई सिस्टम होना चाहिए जो कि जो गलत कर रहा है या जो कोई ब्राइब ले रहा है उनको या छुप के या फिर ओपनली जैसे भी उनको पकड़ना चाहिए, उनको मतलब उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। क्लियर। तो ये चारों नीति थी जो कि कौटिल्य ने दी थी करप्शन को रोकने के लिए। नेक्स्ट हमारे जो फिलोसफर हुए वो हुए तिरुवल्लुवर। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए अपनी बुक तिरुकुरल में, जिसमें कि उन्होंने बताया किंग और जो किंगडम है वो कैसे कोरिलेटेड रहता है, कैसे आपस में रिलेशन रखता है, जो कि आज जो हमारा कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस जैसे कि स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनके बीच में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, तो वही किंग और किंगडम के बीच में कैसे रिलेशन रहना चाहिए उन्होंने अपने बुक के अंदर बताया। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कैसे बताए, क्वालिटीज ऑफ किंग, की किंग की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, कि करेज है, लिबरल हैंड, विजडम, एनर्जी, नॉलेज, टेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए किंग के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ किंगडम क्या क्या होने चाहिए, पीपल, आर्मी, रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री, फ्रेंडशिप, पोर्ट, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं किंगडम के। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ किंग, किंग की ड्यूटीज क्या क्या है, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कि कैसे हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को बहुत ही एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसका जो किंगडम है वो ग्रो करे और मतलब लोगों में भी मतलब एक तरह से पीस और काम बना रहे। क्लियर। तो तिरुवल्लुवर ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए अपनी बुक में कि किंग और किंगडम कैसे कोरिलेटेड रहते हैं, और वो आज के जो हमारा कंटेम्प्रेरी वो है उसमें भी आजकल हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं उन थ्योरीज में से कुछ ना कुछ अपने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो अप कराने में। अब आता है हमारा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे वो डिसाइपल थे किसके, रामकृष्ण परमहंस के, मतलब उनके शिष्य थे। एंड ही वाज द पायनियर ऑफ रैशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, मतलब उन्होंने सबसे पहले रैशनलिस्ट मूवमेंट जो था वो शुरू किया था इंडिया में। वो फॉलोअर थे वेदांता फिलॉसफी के, और उनका जो वर्जन था वेदांता का उसको वो प्रैक्टिकल वेदांता कहते थे। किस बेस पे था, ऑन आदि शंकरा अद्वैता फिलॉसफी, मतलब इस बेसिस पे जो उनकी जो फिलॉसफी थी वो प्रैक्टिकल वेदांता पे बेस्ड थी। और वो किसको फॉलो करते थे, मतलब वो प्रैक्टिकल वेदांता को फॉलो करते थे और वो बेस्ड थी आदि शंकरा अद्वैता फिलॉसफी। क्लियर। उसके बाद ही ट्राई टू फाइंड स्पेसिफिक अकाउंट ऑफ प्रैक्टिकल वेदांता, सॉरी साइंटिफिक अकाउंट। उन्होंने साइंटिफिक अकाउंट को मतलब ढूंढने की कोशिश करी किसमें, प्रैक्टिकल वेदांता में, कि वो साइंटिफिक एक्सेस कर पाए उसका, कि उसको साइंटिफिकली प्रूव कर पाए कि वो जो प्रैक्टिकल वेदांता है वो साइंटिफिकली भी मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस से प्रूव हो सके। क्लियर। He desired Indian spiritualism plus Western materialism for a happier life of a man। मतलब उनकी क्या, वो क्या सोचते थे, उनकी इच्छा क्या थी कि
एक हैप्पियर पर्सन के लिए, एक हैप्पियर लाइफ फॉलो करने के लिए एक आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो इंडियन स्पिरिचुअलिज्म को अपनाए और वेस्टर्न मटेरियलिज्म को अपनाए। मतलब इंडियन स्पिरिचुअलिज्म मतलब है कि जो हमारे वेदास की नॉलेज है या हम स्पिरिचुअली जो चीज़ हम फॉलो अप करते आ रहे हैं पुराने टाइम से, वो तो इंडियन ही होनी चाहिए। और जो मटेरियलिज्म है, जैसे कि हम चीज़ों को लेके जो मतलब एक इंटरेस्ट रखते हैं या चीज़ों को फॉलो अप करते हैं, हमारा माइंड या हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, वो वेस्टर्न उसको मटेरियलिज्म को फॉलो अप करनी चाहिए। क्लियर? तो स्पिरिचुअलिज्म जो है अंदर से जो इंसान इंडियन हो वो, और वेस्टर्न मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ों को हम फॉलो अप करना चाहते हैं, वो वेस्टर्न की हों। ठीक है? उसके बाद हमारे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी फिलोसफिकल टर्म्स दिए, जिससे मतलब बहुत इनकरेजमेंट मिलता है मतलब यूथ को हमारे, या मतलब जो इनकी फिलॉसफी थी वो क्या क्या थी। वो सबसे पहले एजुकेशन एंड सोशल सर्विस थ्रू आर के मिशन। इन्होंने लोगों को अवेक किया, लोगों को जगाया कि हमारे जो इंडियन एजुकेशन है वो ही हमारी जो मतलब एक तरीके से जो सोसाइटी है उसको इम्प्रूव करने में, उसको मतलब अच्छा बनाने में हेल्प कर सकती है। तो टू अवेक द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू एजुकेशन टू सर्व द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को सर्व करने के लिए उन्होंने एजुकेशन का सहारा लिया और लोगों को जागरूक किया। ठीक है? उन्होंने ये चीज़ की थी थ्रू रामकृष्ण मिशन एंड रामकृष्ण मठ। मतलब उन्होंने ये जो मठ जो एस्टेब्लिश किया और जो रामकृष्ण मिशन जो एस्टेब्लिश किया, उसके थ्रू उन्होंने एजुकेशन दी और उसके थ्रू अपने पर्पस को सर्व किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा ब्रदरहुड। मतलब उन्होंने भाईचारे की भावना रखी। उन्होंने अपनी स्पीच के थ्रू वर्ल्ड पार्लियामेंट में, जो हम कहते हैं शिकागो में हुई थी, वहाँ पे उन्होंने मतलब एक नया बार सेट किया कि उन्होंने रिलीजन एंड लेटर इनिशिएटिव डेवलप्ड सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल। उन्होंने रिलीजन की और जो भाईचारा है उसकी एक नई आस जगाई या नया एक इनिशिएटिव लिया लोगों के बीच में ऑल ओवर द ग्लोब। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने वर्ल्ड में जाके मतलब अपने स्पीच दिया और उसके बेसिस पे उन्होंने लोगों के अंदर भाईचारा डेवलप किया। क्लियर? उसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारा रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। उन्होंने क्या किया? ही कंडेम्ड ब्लाइंड सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड सर्च फॉर रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक मीनिंग टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। उन्होंने क्या किया कि जो सुपरस्टिशन था, जो अंधविश्वास था लोगों के बीच में, जो अंधविश्वास के कारण जो बिलीव्स थे, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने खारिज किया और उन्होंने लोगों को खुद पे भी और लोगों को भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि वो साइंटिफिकली उस चीज़ को प्रूव करके ही उस रिलीजन पे बिलीव करें। क्लियर? तो उन्होंने उसके बहुत सारे रैशनल तरीके ढूंढे, उन्होंने उस पर काम किया और उस सुपरस्टिशन को हटाने की कोशिश करी। क्लियर? उसके बाद था रिलीजन। उन्होंने जो रिलीजन है उसको दो पार्ट्स में अलग अलग किया कि इंस्टीट्यूशनल रिलीजन जो है वो पर्सनल रिलीजन से अलग है। मतलब उन्होंने जो एजुकेशनल कह सकते हैं हम, या इंस्टीट्यूशनल रिलीजन जो है उसको पर्सनल रिलीजन से अलग करके बताया। और उन्होंने कहा कि रिलीजन जो है वो एक हाईएस्ट फॉर्म है, एक सबसे अच्छी फॉर्म है अपने लव और डिवोशन को एक्सप्रेस करने की। क्लियर? तो उन्होंने सुपरस्टिशन को हटा के रिलीजन को एक अलग डायरेक्शन दी, उन्होंने रिलीजन को एक अलग तरीके से समझाया। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। उन्होंने मतलब यूथ जो है हमारे इंडिया का, उसी को ही एक असेट माना। उन्होंने कहा कि जो हमारा यूथ है वही सारी चीज़ों को अच्छा कर सकता है, सही कर सकता है, वो अपनी जो कंट्री है उसको आगे तक ले जा सकता है। इसलिए उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको नेशनल यूथ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया? ये विवेकानंद के प्रिंसिपल्स थे, उनकी फिलॉसफी थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में बताया गया उन्होंने कैसे कैसे थॉट्स और अपनी फिलॉसफीज दी। सबसे पहले है द वर्शिपर ऑफ द सोल। तो उनका जो थॉट था वो ये था कि जो अच्छा आदमी होता है, जो महान आदमी होता है, वो होता है जो दूसरों को बनाता है। उनका जो ग्रेटेस्ट फैक्ट था हिस्ट्री में, मतलब उन्होंने ये बताया कि जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्ट है हिस्ट्री में ये है कि उस जो पर्सन है उसने मटेरियली क्या अचीव किया, मतलब उसने घर बनाया, पैसा कमाया, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं हिस्ट्री में। मैटर करता है कि उसने मतलब सच की जो ट्रुथ की जो सर्च में, सच की खोज में उसने कितना अपनी लाइफ को या अपनी सोल को मतलब आगे ग्रो किया। समझ रहे हो? तो मतलब उसने सच को कितना जानने की कोशिश करी, वो मैटर करता है। क्लियर? मतलब ग्रेटेस्ट फैक्ट यही है कि हिस्ट्री में उस बंदे को नहीं जाना जाता है जिसने बहुत कमाया, बहुत पैसा कमाया है, बहुत भाई अच्छी अच्छी चीज़ें वो करी हैं, वो नहीं, लेकिन उसकी जो सच की खोज में घूमता रहा है उसको ही मतलब एक तरह से याद किया जाता है अर्थ पे कि भाई ये एक मतलब ग्रेटेस्ट फैक्ट है।
द ग्रेटनेस ऑफ गांधी लाइज नॉट इन हिज हीरोइक स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनकी ग्रेटनेस सिर्फ ये थी कि भाई उन्होंने स्ट्रगल किया था इंडियन फ्रीडम के लिए, जबकि उनकी जो ग्रेटनेस है वो लाई करती है कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए किस चीज़ में, कि क्रिएशन में की पावर ऑफ द सोल, की वो सोल जो आत्मा है हमारी उसकी जो पावर है उसको जाने लोग, उसको उसकी जो उसके लिए उन्होंने जो लोगों को इंसिस्ट किया कि जो सोल फोर्स है हमारी जो अंतर आत्मा है उसकी जो पावर है उसको जानने के लिए जो उन्होंने एक तरह से एफर्ट्स लगाए हैं और जो मतलब कोशिशें करी हैं वो गांधी जी को ग्रेट बनाती हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है गांधीयन सोशलिज्म अ वे फॉर सर्वोदय। अब हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी की जो एप्लीकेशन थी, जो वो इम्प्लीमेंट करते थे, जो उनकी इम्प्लीकेशंस थी सोशलिज्म को लेके, वो ये नहीं था कि बस हम ये सोचें कि गांधी जी मिस्टिक थे, मतलब वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल उसको फॉलो अप करते थे, या बस वो जो सोशलिज्म को जो फॉलो कर रहे थे वो बस उनके दिमाग में था। नहीं, वो एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान भी थे। उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो लाइफ को लेके ये थे कि जो भी पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं वो एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के थ्रू ही गेन करता है, सोसाइटी से ही उसको सारी पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। वो जो जो सीखता है प्रैक्टिकल चीज़ें वो सोसाइटी उसे सिखाती है। ही एडेड टू दिस पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ इन ऑल हिज एक्टिविटीज एंड थॉट। उन्होंने ये चीज़ भी ऐड करी कि जो भी पर्सन है जो सोसाइटी में रहता है उसको अपने अंदर नॉन वायलेंस और ट्रुथ इन एक्टिविटीज़ को अपने थॉट्स में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जो डेली रूटीन है उसमें ऐड करना चाहिए। गांधी जी के जो आइडियाज़ थे इन जनरल और मतलब जो मतलब सोशलिज्म के लिए थे, वो एक मतलब इंटेलेक्चुअल ग्रेप्स या फिलोसफिकल सेटिस्फेक्शन नहीं था। उनका जो एक वे था वो था कि मतलब एक जो एस्पेक्ट था, उन्होंने जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट किया था जो सोशलिज्म या फिर अपनी फिलोसफिकल सेटिस्फेक्शन से, वो ये था कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ पे एम्फेसिस की कि जो पूरी की पूरी हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ उनके विचारों में या फिर उनका जो एक स्पेक्युलेशन था, उनका जो देखने का तरीका था, सिर्फ उसमें ही नहीं थी। उन्होंने अपनी एंटायर लाइफ जो उनका एस्पेक्ट था लाइफ को लेके, उस पूरे में उन्होंने सोशलिज्म और फिलोसफिकल सेटिस्फेक्शन पे ही काम किया। मतलब उनका यही था कि उन्होंने जो एक तरीका बताया, उन्होंने जो सोशलिज्म का क्राइटेरिया दिया, उन्होंने जो फिलोसफिकल तरीका बताया, उन्होंने जो मतलब एप्लीकेशंस बताई नॉन वायलेंस और ट्रुथ की कि अपनी लाइफ में उसको ऐड ऑन करना चाहिए, ये सारा उनका एंटायर जो लाइफ थी उसका एस्पेक्ट था। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बुद्धा, गौतम बुद्धा के बारे में। उन्होंने कैसे एनलाइटन किया था लोगों को, एनलाइटमेंट प्रोवाइड किया था। क्लियर। तो बुद्धिज्म जो है एक सेट ऑफ मॉरल गाइडलाइंस है, प्रैक्टिसेस है, जो अगर कोई भी बंदा उसको फॉलो करता है, कोई भी इंडिविजुअल उसको फॉलो अप करता है, उन गाइडलाइंस को, उन प्रैक्टिसेस को, तो क्या होता है, कैन ब्रिंग पीपल टू द अल्टीमेट स्टेट ऑफ रियलिटी एंड पीस। मतलब उन्हें अल्टीमेट स्टेट ऑफ रियलिटी और पीस मिलता है। द बुद्धा डिस्क्राइब दीज मॉरल्स आफ्टर ही रीच एनलाइटमेंट। जब उन्हें एनलाइटमेंट फील हुआ था, और उसे निर्वाणा भी कहते हैं, जब उन्हें वो मिला था उसके बाद ही उन्होंने इन मॉरल प्रिंसिपल्स को, उन मॉरल गाइडलाइंस को डिस्क्राइब किया था। क्लियर। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल थॉट्स एंड एक्शंस इज कर्मा। जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स थे जो मॉरल थॉट और एक्शंस को बताते थे, वो क्या है, इस कर्मा, उसको कर्मा कहा गया। तो बुद्धा's four noble truths are another guiding norms of moral thoughts and actions। moral thoughts और actions को बताने वाले 4 noble truths जो हैं, जो एक कह सकते हैं हम another guiding norm है या another way of guiding the person, वो क्या है, वो 4 noble truths हैं। ये 4 जो noble truths हैं इनको 8 folded paths में कहीं ना कहीं सेग्रीगेट किया गया है। तो हम देख लेते हैं ट्रुथ क्या है और वो 8 फोल्डेड पाथ्स क्या हैं। तो ट्रुथ क्या है, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, वही सफ़र करने के पीछे का सच क्या है। कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब हमारी जो सफरिंग है उसको, मतलब हम सफ़र कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, वो एंड कब होती है, एंड कैसे होती है सफरिंग, वो, और द पाथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग, और जो पाथ फॉलो किया जाता है उस सफरिंग को एंड करने के लिए, वो उसका सच। तो ये चारों सच जो हैं ये बुद्धाज 4 नॉवल ट्रुथ्स हैं, और इसके अंदर जो हमारे 8 फोल्डेड पाथ्स आते हैं उनको देखते हैं। तो देखो, द ट्रुथ ऑफ द पाथ ऑफ लिबरेशन फ्रॉम दुख इज दैट बाय फॉलोइंग द नोबल 8 फोल्ड पाथ। ये 8 जो पाथ है हमारे, जो हमारी सफरिंग है, हमारा दुख है, उसके जो लिबरेशन के लिए जो 8 फोल्डेड पाथ्स हैं वो कौन से हैं। राइट व्यू,
right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, right mindfulness। मतलब ये जो 8 चीज़ें हैं ये हमें लिबरेट करती हैं, हमें उससे फ्रीडम दिलाती हैं जो भी हमारी सफरिंग होती है, जो भी हमारा दुख होता है। क्लियर? तो ये बुद्धा के प्रिंसिपल्स से, ये बुद्धा की गाइडलाइंस, उसके मॉरल प्रिंसिपल्स से जो एक बंदे को पीस और हार्मोनी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बुद्धा की प्रिंसिपल्स से गाइडलाइंस, मॉरल गाइडलाइंस। नेक्स्ट आते हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा, जब हमें फ्रीडम चाहिए थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, हमें एक नई डायरेक्शन दी, हमारे पॉलिटिकल करियर में भी, हमारे पॉलिटिकल जो स्टेटस है उसको भी एनहेंस करने में। और उन्होंने हमारी बहुत सारी जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी जो हमारी सोसाइटी जिसको फॉलो करती थी उनको भी हटाया। बहुत इन्होंने बहुत हद तक हमारी सोसाइटी को एनहेंस करने में, उसका स्टेटस हाई करने में हेल्प की। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो इंडियन रिलीजियस सोशल एजुकेशन रिफॉर्मर थे और ह्यूमन काइंड के बारे में अच्छा सोचने वाले थे। उन्होंने जो हमारे ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर था उसको चैलेंज किया था और एक नई लाइन ऑफ प्रोग्रेस दी थी इंडियन सोसाइटीज़ को अंडर ब्रिटिश रूल। मैंने बताया कि जितने भी हिंदू कल्चर को जो सुपरस्टिशियस चीज़ें थी, ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी, उनको चैलेंज किया, ट्रेडिशनल चीज़ों को चैलेंज किया, एक नया वे दिया लोगों को सोचने के लिए। और इंडियन सोसाइटी के अंदर जो भी लाइन ऑफ प्रोग्रेस वो कर सकते थे उन्होंने की थी अंडर ब्रिटिश रूल। मॉडर्न टाइम्स में राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी 19th सेंचुरी में उसको मतलब उसको एक साथ लाए थे। किस तरीके से? उन्होंने जो अपने मतलब हमारी जो वेस्टर्न कल्चर था उसके जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे वो, और जो हमारी फिलॉसफी थी वेदांतास की, उनको, उन दोनों को क्लब करके एक नई पॉलिटिकल थिंकिंग एक तरह से जनरेट करी, लोगों के अंदर वो चीज़ डालने की कोशिश करी। वो इन दो चीज़ों को क्लब करके एक साथ लेके आए थे जिससे कि जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो एनहेंस हो सके और पॉलिटिकल जो स्टेटस है हमारा वो एनहेंस हो सके। ही सपोर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न लर्निंग इनटू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने वेस्टर्न लर्निंग को भी एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। उनका एक रीज़न ये भी था कि जिससे कि हम फाइट बैक कर पाएँ ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, और दूसरा ये था कि भाई जब तक एजुकेशन नहीं होएगी हम अपने आप को कैसे भी, ना पॉलिटिकली, ना हम जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उसमें जो हम सुपरस्टिशन जो फेस करते हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्थोडॉक्स जो हमारी कस्टम्स हैं, जो भी हमारे एक तरह से फॉलो अप होते आ रहे हैं, उनको हम नहीं हटा सकते। इसलिए उन्होंने सोचा कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न लर्निंग को अपने एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। ही प्रमोटेड द स्टडी ऑफ इंग्लिश, साइंस, वेस्टर्न मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने बहुत हद तक एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, सोशल सिस्टम को, रिलीजियस सिस्टम को। तो उन्होंने हर तरीके से ह्यूमन काइंड को एक तरह से रिफॉर्म करने की, एनहेंस करने की कोशिश करी। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा सोक्रेटिस, जिनको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है। सोक्रेटिस वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। वो ग्रीक फिलोसफर थे। कहाँ से? एथेंस से। उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को फाउंड किया था। क्यों? अब उनको इतना फेमस क्यों माना जाता है? तो उनकी जो स्टाइल ऑफ टीचिंग थी वो बहुत फेमस थी और उनको सोक्रेटिक मेथड कहा जाता था। क्लियर? उनकी जो टीचिंग की जो स्टाइल थी, उनका जो पढ़ाने का जो तरीका था, वो सिर्फ ये नहीं था कि नॉलेज ही कन्वे करना है, मतलब कि जो भी उनके स्टूडेंट हैं, जो भी उनके मतलब डिसाइबल्स थे, वो उनका जो मोटो था वो ये नहीं होता था कि वो सिर्फ नॉलेज गेन करें। वो तब तक क्वेश्चन पूछते थे, तब तक क्वेश्चन को क्लैरिफाई करते थे जब तक कि उनका जो स्टूडेंट है, उनका जो डिसाइपल है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग तक ना पहुंच जाए। क्लियर? तो इसीलिए उनका जो टीचिंग स्टाइल था वो बहुत फेमस था इसीलिए उनकी जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी उसको एक तरह से बेस माना जाता है, उनको ही फाउंडर माना जाता है वेस्टर्न फिलॉसफी का। उनके जो एथिकल थॉट्स थे वो दो टाइप के थे। पहला था वर्च्यू एथिक्स, दूसरा था एथिकल इंटेलेक्चुअलिज्म। अब इनको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मतलब था इनका। तो जो वर्च्यू एथिक्स था वो मतलब जो होता है उसका मतलब है कि हम एक पर्सन को बेटर पर्सन बनाने में कैसे हेल्प करते हैं।
कि वो अपने आप को खुद इम्प्रूव करे। क्लियर। तो वर्चू एथिक्स इज कंसर्न विद हेल्पिंग वन पर्सन टू बिकम अ बेटर पर्सन थ्रू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ ही मतलब वो क्या है, वो खुद को एक बेटर पर्सन बना रहा है, खुद की इम्प्रूवमेंट कर रहा है एक पर्सन, तो उसको कहते हैं वर्चू एथिक्स। और मतलब वो एक वर्चू एथिक्स का कंसर्न यही होता है कि एक पर्सन को बेटर पर्सन बनाना। सोक्रेटिस जो थे उनका थॉट था कि नॉलेज इज वर्चू, नॉलेज ही वर्चू है, इमोरलिटी है नॉलेज ही, और जो हमारा वर्चू है वही हैप्पीनेस को लीड करता है। क्लियर। कि भाई अगर नॉलेज वर्चू है तो वर्चू लीड्स टू हैप्पीनेस। क्लियर। वर्चू ऑलवेज लीड्स टू हैप्पीनेस, उनका यही था, मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि वर्चू जो है हमारी मॉरलिटी, हमारी डिग्निटी, हमारी हैप्पीनेस को लीड करती है। उसके बाद नेक्स्ट था एथिकल इंटेलेक्चुअलिज्म। सोक्रेटिस जो थे उनका जो प्री सपोज रीजन जो था वो ये था कि गुड लाइफ के लिए एक इंसान को, एक अच्छी लाइफ के लिए, खुश रहने वाली लाइफ के लिए कोई भी काम करना ठीक तरीके से करना ज़रूरी है। मतलब कोई भी चीज़ करे वो ठीक होनी चाहिए। वो क्या प्रमोट करते थे कि जो भी काम हो वो सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए। सोक्रेटिस स्टेट नो वन चूजेस इविल, कोई भी बुरी चीज़ को चूज नहीं करता। नो वन चूजेस टू एक्ट इन इग्नोरेंस, कोई भी इग्नोरेंस में काम करना पसंद नहीं करता। वी सीक द गुड, हम मतलब अच्छे की ही कामना करते हैं, बट फेल टू अचीव इट बाय इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन हम उसको अचीव करने में फेल हो जाते हैं अगर हम इग्नोरेंस मतलब इग्नोरेंटली उस काम को करें या लैक ऑफ नॉलेज से उस काम को करें। क्लियर। तो ये दो उनके थॉट्स थे जिसपे मतलब उनकी जो फिलॉसफी थी उसने काम किया, वर्चू एथिक्स और एथिकल इंटेलेक्चुअलिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटो। प्लेटो जो थे वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मतलब एक बहुत ही कहते हैं ना हाई स्टैंडर्ड जो होते हैं, हाई स्टेटस होता है जिनका, रिच फैमिली, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि एथेंस में रहती थी। ग्रीक्स की एक सिटी है, ग्रीक सिटी स्टेट, मतलब ग्रीक में एक सिटी है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारा प्लेटो थे उन्होंने फाउंड किया था अकेडमी को। जो अकेडमी नाम था उनका, जो अकेडमी नाम दिया गया था वो किससे पढ़ा था, फेमस एथेनियंस थे, हीरो थे, उनका नाम था अकेडमोस। जो प्लेटो थे उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ाया, सिखाया, टीच किया उन्होंने, जो कि पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी, इन चारों का एक तरह से क्लब करके जो बना था वो पॉलिटिकल फिलॉसफी था। क्लियर। तो उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ाया जो कि कंटेन करती थी पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी। उन्होंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करे थे, किस किस पे, वो 3 इंपॉर्टेंट काम थे, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट एंड द लॉज। क्लियर। उनके 3 इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट एंड द लॉ। जो प्लेटो थे उन्होंने 4 कार्डिनल वर्चूज को आइडेंटिफाई किया था और उन पे मतलब काम किया था। वो उनके मतलब उनकी एक तरह से उनकी फिलॉसफी थी जो उन्होंने दी थी, जो उन्होंने बताया था कि वो बहुत ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के खुश रहने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। क्लियर। तो वो 4 कार्डिनल्स क्या थे वो अभी हम देख लेते हैं। जो 4 कार्डिनल वर्चूज थे उनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्चू है वो है प्रूडेंस। प्रूडेंस इज राइट रीजन इन एक्शन। इट प्लेज वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग ऑल अदर वर्चूज। प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम। विजडम जो है वो एक बहुत ही राइट रीजन है किसी भी एक्शन के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है किसी चीज़ को गाइड करने में, किसी भी मॉरलिटी, किसी भी एथिकल बिहेवियर को गाइड करने में, रेगुलेट करने में। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या है, एक तरह से ये एक स्ट्रेंथ है किसी भी चीज़ से, हमें किसी भी मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर होने वाली होगी या हो रही होगी उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड इट कंसिस्ट सेल्फ रेगुलेशन एंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी। मतलब ये सेल्फ रेगुलेशन मतलब एक पर्सन को सेल्फ रेगुलेटेड रखता है, और ओबीडियंस मतलब फॉलो अप कराने के लिए कि किसी भी अथॉरिटी को ओबीडियंटली फॉलो करने में हेल्प करता है। टेम्परेंस का मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा भी होगी, एक्सेस में कोई भी चीज़ होगी तो उससे क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा। इट सजेस्टेड हार्मोनी अमंग कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स। ये क्या करता है, हार्मोनी, पीस सजेस्ट करता है जब भी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा करेज। करेज इज ब्रेवरी टू डू जस्टिस। करेज क्या है कि कोई भी जस्टिस करने के लिए, कोई भी मतलब अच्छा फैसला लेने के लिए ब्रेवरी का काम करता है। इट रिमूव्स ऑब्स्टिकल दैट कम इन द पाथ ऑफ जस्टिस। जो जस्टिस के पाथ में हमारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं तो उसको हटाने में हमारी हेल्प करता है करेज। जस्टिस क्या है, डिफरेंट फिलोसफर्स हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ जस्टिस। जस्टिस की जो टर्म है या जो उसका मीनिंग है वो हर
बंदे के लिए, हर पर्सन के लिए अलग होता है। ऐसे ही फिलोसफर्स के लिए उसकी डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट आइडियाज़ है। किसी के लिए किसी को भी जस्टिस को अगर एक्सप्लेन करना है, किसी के लिए भी अगर जस्टिस को मतलब एक तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो हर बंदे का अपना एक अलग जजमेंट होता है किसी भी बात को लेकर। क्लियर? तो डिफरेंट फिलोसफर्स हैव डिफरेंट आइडियाज। तो ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज थे प्लेटो की। नेक्स्ट आता है हमारा एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो थे वो बहुत ही मतलब अच्छे ऑब्जर्वर थे, ग्रेट ऑब्जर्वर थे। उनकी जो फिलॉसफी थी उसमें उन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में काम किया था, और उनकी जो अप्रोचेस थी वो सब्जेक्टेड ना होके उन्होंने बहुत सारे मतलब सिस्टमाइज कह सकते हैं हम, सिस्टमेटिक और बहुत सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे काम किया था। इसलिए उनके जो मेथड है उसको एम्पिरिकल मेथड कहते हैं, जो कि लॉजिकल बेस्ड होता है, ना कि थ्योरी बेस्ड होता है। मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल बेस्ड जो मेथड्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया था, ना कि थियोरटिकल मेथड्स को। उनके कुछ कोट हैं, व्हाट इज बीइंग ऑल मैन बाय वर्च्यू डिजायर टू नो, ये बहुत फेमस कोट्स हैं एरिस्टोटल के। एरिस्टोटल ड्राइव द 4 कॉजेज, उन्होंने 4 कॉजेज को ड्राइव किया, जो कि किसी भी चीज़ के वो चीज़ होने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर? मतलब किसी की आइडेंटिटी बताने के लिए ये 4 कॉजेज बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से? मटीरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज एंड फाइनल कॉज। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने एम्फेसाइज किया था किस पे? टेलियोलॉजी पे, इन फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स। टेलियोलॉजी क्या थी? हमने एथिक्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे उनमें भी पढ़ी थी। टेलियोलॉजी क्या होता है? जिसमें अगर हम कोई भी काम करते हैं, वो काम हमारे एक्शंस पे ना बेस्ड होके हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन पे बेस्ड एक्शंस लेता है। क्लियर? जैसे कि किस बच्चे ने कोई एग्जाम पास किया, उसने फ्रॉड मीन्स से या सही मीन्स से पास किया है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसने पास किया है वो मैटर करता है। क्लियर? तो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के बेस्ड पे जो भी हमारी थ्योरी दी जाती है वो टेलियोलॉजिकल होती है। क्लियर? जो फिलॉसफी थी उसमें रैशनैलिटी इज द फाइनल गोल। क्लियर? रैशनैलिटी जो है वो फाइनल गोल है। रैशनैलिटी का मतलब हो गया कि लॉजिकल मतलब वे जो होगा फिलॉसफी में वही फाइनल चीज होती है। ऑल द वर्च्यूज एंड विजडम्स प्रिपेयर अस फॉर गुड लाइफ एंड दिस गुड लाइफ मस्ट कंसिस्ट ऑफ रैशनल थॉट। मतलब हमारा जो वर्च्यूज है, हमारी मॉरलिटी, हमारी विजडम हमें एक अच्छी लाइफ देती है, और ये अच्छी लाइफ जो है उसमें क्या होना चाहिए? लॉजिकल थॉट्स होने चाहिए, रैशनल थॉट्स होने चाहिए हमारे। कंटेम्पलेशन इज द थॉट। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने जो मतलब मेन जो कहते हैं ना कि जिस पे कंसर्न थे, वो जिन पे उन्होंने फोकस किया था, जो उनका एक तरह से मोटो था, वो क्या था कि उन्होंने मतलब सब्सटेंस की प्रीमेसी पे, मतलब सब्सटेंस के ऊपर ज़्यादा वो फोकस किया था देन दैट ऑफ द टाइम एंड लोकेशन। क्योंकि उन्हें लगता था कि सब्सटेंस इज समथिंग हुज डेफिनेशन डज नॉट रिले ऑन एग्जिस्टेंस। मतलब उस सब्सटेंस जो है उसकी डेफिनेशन किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस पे, मतलब किसी और चीज़ की एग्जिस्टेंस पे मतलब रिले ऑन नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, जबकि वो उसी सब्सटेंस की एग्जिस्टेंस पे, अपने आप पे वो डिपेंड करता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस को कोई और चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कोई और चीज़ डिफाइन नहीं कर सकती उसकी एग्जिस्टेंस को, जबकि वो खुद डिफाइन करता है। इसलिए जो एरिस्टोटल थे उन्होंने सब्सटेंस के होने की प्रेमिसी पे मतलब ज़्यादा ध्यान दिया था देन दैट ऑफ द टाइम एंड लोकेशन। क्लियर? उन्होंने जो एम्फेसाइज किया था कि ऑल द चेंजेस एंड मोशंस मस्ट हैव अ कॉज एंड ऑल कॉजेज मस्ट देमसेल्फ बी कॉज। मतलब उनका जो एम्फेसाइज था ये था कि जो भी चेंजेस और मोशंस होते हैं उनके पीछे कोई कॉज होता है, और वो सारे जो कॉज हैं वो अपने आप होते हैं। क्लियर? उनकी जो ये वाली फिलॉसफी थी उसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस थी, जो कि मतलब अपने आप में ही एक कहते हैं ना एक चैलेंजिंग था, कि क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा फर्स्ट कॉज है। मतलब कोई भी चीज़ ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि फर्स्ट कॉज क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कॉजेज़ का क्या होता है, ऑलरेडी एक अपना मतलब रीज़न होता है उस चीज़ के होने का। क्लियर? ऑलरेडी जो फिक्स्ड है, जब जो पहले से ही हो रखा है, तो इसलिए उनकी जो ये फिलॉसफी थी उसने इनफाइनाइट प्रेडिक्शंस दी, जिससे कि हम ये नहीं बता सकते थे कि कौन सा फर्स्ट कॉज है। क्लियर? उनका एम्फेसाइज ये था कि कोई भी चेंज और मोशन होता है उसके पीछे कोई कॉज होता है, और हर कॉज अपने आप में एक कॉज है, हर कॉज का होना अपने आप में एक कॉज है। क्लियर? तो ये एरिस्टोटल की फिलॉसफी थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इस थ्योरी को, कि इसमें क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने मतलब अगर हम ये मानते हैं कि 100 पीपल है, 100 में से 90 पीपल एक चीज़ के पीछे कुछ कह रहे हैं, किसी बात को मान रहे हैं, तो वो उसी को ही मतलब एक तरह से वैल्यू दी जाती है, उसी को ही सही माना जाता है। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो इसी चीज़ को प्रमोट करता है कि ग्रेटर गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल।
क्लियर। ह्यूमन एक्शंस जो थे वो मैक्सिमाइजिंग हिज और हर यूटिलिटी इन अ गिवन सिचुएशन सो दैट द ह्यूमन कैन सर्वाइव, मतलब वो क्या करते थे, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते थे अपने एक्शंस के थ्रू, और जिसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइव कर सके। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो ये प्योरली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे डिपेंड करता है। काम कैसे करता है कि जो ह्यूमन्स हैं हमारे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंसर्न रहते हैं वो अपने इंटरेस्ट के बेस के लिए मतलब एक तरह से कंसर्न रहते हैं, ना कि सोसाइटल के लिए। मतलब हर इंसान अपने बारे में सोचता है देन दैट ऑफ सोसाइटी। क्लियर। तो ये जो है यूटिलिटेरियनिज्म, ये इस उस पे काम करता है कि सब अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ना कि सोसाइटी की। सच सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर ट्राइज टू ड्रॉ मैक्सिमम यूटिलिटी, इसी की वजह से हम मैक्सिमम यूटिलिटी को ड्रॉ कर सकते हैं। और यूटिलिटी जो है वो मतलब ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है देन दैट कॉस्ट अकर टू इट। मतलब क्या है कि यूटिलिटी बेस्ड ऑन द बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट, तो यूटिलिटी जो है वो बेनिफिट पे ज़्यादा बेस करती है, प्रॉफिट पे ज़्यादा बेस करती है देन दैट द कॉस्ट, कि भाई उसके अक्रेंस पे जो कॉस्ट लग रही है उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट क्या हो रहा है उस पर बेस्ड होता है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटेरियन जो प्रिंसिपल है वो कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है? सबसे पहला तो है इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि सेल्फ मोटिव्स ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है सोसाइटल लेवल, कि ग्रेटर गुड टू ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, वही है हमारा कि हम ज़्यादा, अगर ज़्यादा में होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ही मतलब उस चीज़ को माना जाएगा, अप्रिशिएबल होगा। दूसरा, उसके बाद तीसरा आता है गवर्नेंस, सेम प्रिंसिपल मोर बेनिफिट टू द पीपल इन स्कीम। अब सेम प्रिंसिपल रहेगा तो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा स्कीम से, तो वही है गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बेनिफिट होगा, तो गवर्नेंस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यूटिलिटेरियन क्या कहाँ पे लगता है? ये इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, गवर्नेंस पे। क्लियर। ये एप्लीकेशन होता है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की, और हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है यूटिलिटेरियन थ्योरी है क्या, तो आप हमारी जो प्रीवियस लेक्चर है एथिक्स के उसको देख सकते हैं। अब आता है हमारा इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत जो है उनको वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं हम, एनलाइटमेंट थिंकर्स कहा जाता है, सेंट्रल एनलाइटमेंट थिंकर्स। जो कांत थे उन्होंने मतलब बहुत सारे रीजन्स में काम किया है। जैसे कौन कौन से? एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स और एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स होता है ब्यूटी, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती हैं, उन्होंने इन सब में एक अपना मतलब ऐसी फिलॉसफी दी जिससे कि उनको वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर कहा जाता है मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में। क्लियर। उन्होंने इन सेक्टर्स में काम किया, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स और एस्थेटिक्स। क्लियर। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो हमारी किससे? नॉलेज से रिलेटेड है। मेटाफिजिक्स हमारी मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज को बताती है, जो रियलिटी में नहीं होती, उन पे। एथिक्स और एस्थेटिक्स मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर। ही बिलोंग्स टू डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ एथिक्स। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ एथिक्स से, जिसमें कि मीन्स और एंड्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कि जिस तरीके से काम हो रहा है वो भी, और कॉन्सिक्वेंसेज कैसे हैं वो, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स आर कंसर्न विद व्हाट पीपल डू, नॉट विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स जो होता है वो इस चीज़ पे बेस्ड होता है, इस चीज़ को पे कंसर्न होता है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, ना कि इस चीज़ पे कि उनके मतलब उन्होंने रिजल्ट क्या दिया अपने एक्शन से। क्लियर। तो उनकी जो मीन्स है उस पर भी फोकस किया जाता है। डू द राइट थिंग, जो चीज़ें हो रही है उसको सही तरीके से किया जाए। डू इट बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो सही चीज़ है करने के लिए। डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, मतलब गलत चीज़ें ना करें। अवॉइड देम बिकॉज दे आर रॉन्ग, उनको अवॉइड करना क्योंकि वो गलत है। क्लियर। तो ये सारी जो मतलब चीज़ें थी, ये सारे उनके जिस बेसिस पे वो काम कर रहे थे, डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ एथिक्स से वो बिलोंग करते थे, इसलिए उनके लिए मीन्स बहुत ज़रूरी थे कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। और इसमें वही चीज़ पे फोकस किया गया है। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स जो है वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि इंसान काम कैसे कर रहा है, ना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने वाले एक्शन से। क्लियर। तो मीन्स पे फोकस किया जा रहा था। तो इमैनुअल कांत ने जो भी अपनी थ्योरी दी, जो भी अपनी फिलॉसफी यूज़ करी, उसमें उनके मीन्स भी इंपॉर्टेंट थे देन दैट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ओनली। कांत ने जो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स को डिफाइन किया था, उनका ये था कि कोई चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कोई कितनी अच्छी कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट ना दे रहा हो, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है करने लायक तो उसको नहीं करना चाहिए। क्लियर।
तो इस तरीके से ही ड्यूटी बेस्ड जो मतलब लोग थे वो ये सोचते थे कि कोई चीज़ अगर बैड रिजल्ट दे रही है लेकिन वो सही तरीके से की जा रही है तो वही एक सही तरीका है। क्लियर? मतलब हमारा जो मीन्स है वो गलत नहीं होने चाहिए, चाहे हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा है या बुरा है। हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं है, हमारी जो ड्यूटी है वो जस्ट ऑन द मीन्स, कि हमारा जो करने का तरीका है, जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं वो सही तरीके से होनी चाहिए, वट एवर बी द कॉन्सिक्वेंसेज, अच्छा हो या बुरा हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर कोई इंसान अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोलता है, चाहे वो अच्छे कॉज के लिए ही बोला जा रहा हो, लेकिन वो कर तो गलत रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो इसमें ये चाहे एक मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज या उसके इंटेंशन अच्छे हों, लेकिन झूठ बोलना गलत है तो मतलब एक मीन्स जो है वो गलत हो रहा है, तो इसलिए ये थ्योरी इस चीज़ को करने की मतलब अलाउ नहीं करती। क्लियर? तो जो कांत की थ्योरीज थी या फिलोसफी थी उसमें ये था कि जो मीन्स है वो ठीक होना चाहिए देन दैट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उसके इंटेंशन क्या है, बस उसका काम ठीक तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई रॉन्ग डूइंग नहीं होनी चाहिए, अनएथिकल बिहेवियर शो नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट जॉन लॉक। जॉन लॉक जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि ह्यूमन जो है हमारा वो ज़्यादातर प्लेजर को पेन के ऊपर क्या करता है, सीख करता है। मतलब सीख करने का मतलब है कि ज़्यादा मतलब किस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, किस चीज़ को ज़्यादा पाने की कोशिश करता है, प्लेजर को ओवर पेन। ये तो है, ये तो ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन जो है वो ज़्यादा जब एक बैलेंस बनाना होता है तो प्लेजर को ज़्यादा एक तरह से अटेन करने की कोशिश करेगा ओवर द पेन। स्टेट ऑफ जो नेचर है उसको क्या कहा गया है, स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। जो नेचर की जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे स्टेट ऑफ पीस पे, गुडविल पे, म्यूचुअल असिस्टेंस पे और प्रिजर्वेशन पे। नेचुरल लॉ इज अ सोर्स ऑफ बोथ राइट एंड ड्यूटीज। जो नेचुरल लॉ है हमारा वो मतलब किसका सोर्स है, दोनों, राइट और ड्यूटीज का। क्लियर? जो लॉक थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 3 फंडामेंटल डिमेरिट्स, जो मतलब नुकसान है जो कि थ्रेटन करते हैं हमारे स्टेट ऑफ नेचर के बैलेंस को। जो नेचर का जो बैलेंस है, जो नेचर की जो स्टेट है उसको बैलेंस करने में जो 3 डिमेरिट्स हैं जो कि हमारे उसके लिए एक थ्रेटन है, जो उसके लिए खतरा है, वो कौन सी 3 ऐसी फंडामेंटल डिमेरिट्स हैं। सबसे पहले तो द एब्सेंस ऑफ अ लीगल फ्रेमवर्क। अगर लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा, उसकी एब्सेंस होगी, उसकी कमी होगी, तो उससे क्या होएगा, हमारा जो नेचर है, जो हमारा नेचर में या जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। उसके बाद दूसरा है द लैक ऑफ नोन एंड इम्पार्शियल जजमेंट। मतलब कि नोन और इम्पार्शियल जजमेंट होना चाहिए, कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कि भाई हम मतलब ऐसे जजमेंट नहीं देनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके कि भाई हम पार्शियल हों उसमें। क्लियर? तो मतलब नोन एंड इम्पार्शियल जजमेंट होना चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द डिसीजन। किसी भी डिसीजन के एनफोर्समेंट के लिए, किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी की ज़रूरत होती है। तो अगर वो नहीं होगी तो भी हमारा जो नेचर का जो बैलेंस है वो मतलब कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें थी जो लॉक ने आइडेंटिफाई की थी कि अगर इनकी कमी होगी या ये चीज़ें नहीं होगी तो हमारा जो बैलेंस है उसको खतरा है, वो थ्रेटेंड है कहीं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, मतलब लीगल फ्रेमवर्क, नोन एंड इम्पार्शियल जजमेंट और एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो कि डिसीजंस को एनफोर्स करे। ओके? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि एज फॉर ह्यूमन नेचर को देख के लॉक ने डिवाइड किया था थ्योरी ऑफ एम्पेरिक्स। जो है हमारा एम्पेरिक्स जो मतलब क्या है कि जो एकदम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे जो हमारी जो थ्योरी है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पहली थी द आइडियलिस्ट, जो कि कंसीडर करते हैं कि रियलिटी जो है सिर्फ थॉट्स में पाई जाती है, हमारी थॉट्स में ही हम रियलिटी को कंसीडर करते हैं। उसके बाद सेकंड था हमारा मटेरियलिस्टिक, हु हैड दैट रियलिटी एग्जिस्ट ओनली इन मैटर, जो मैटर है, जो मटेरियल है उसमें ही रियलिटी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद थर्ड थे हमारे जो ड्यूअलिस्ट, हु एग्री दैट रियलिटी कैन बी फाउंड बोथ इन थॉट्स और इन मैटर, मतलब रियलिटी जो है वो थॉट्स में भी है और जो मैटर में भी है। ये थे तीसरे। क्लियर? तो ये जो लॉक थे उन्होंने डिवाइड किया था थ्योरी ऑफ एम्पेरिक्स को हमारी को 3 ग्रुप्स में। एम्पेरिक्स की जो थ्योरी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आइडियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक, ड्यूअलिस्टिक। क्लियर? ये जॉन लॉक की फिलॉसफी थी। अब आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ थे जो वो इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे अपने टाइम के। उन्होंने जो मॉरल डिस्टिंक्शन था उसको पूरा का पूरा किस पे डिपेंड बताया था, सिंपैथी पे।
स्मिथ ने ना दो तरीके के हमें मतलब गाइड्स दिए जो कि हमारे एक्शंस को बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं या इफेक्ट करते थे, जिन जो अफेक्ट डालते थे वो थे रूल्स और वर्च्यूज। तो सबसे पहला है मॉरल रूल्स। मॉरल रूल्स जो थे वो बहुत ज़रूरी थे हमारे, एक सेकेंड, वो बहुत ज़रूरी थे हमारे किस चीज़ के लिए, कि जो भी हम रिएक्शन देते हैं, जो भी हम इंस्टेंसेस करते हैं उनके लिए, स्पेशली जो हमारे एग्रेजियस जो काइंड्स थे हमारे, कौन से, जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट और भी बहुत सारे काम जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट नहीं करती कि ऐसे काम होने चाहिए। एग्रेजियस का मतलब होता है हमारे कि जो बहुत ही शॉकिंग, जो मतलब एक तरह से जो मैनकाइंड जो अटेम्प्ट्स करता है, जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर जस्टिस की ज़रूरत थी, तो जिसके बिना जो हमारी सोसाइटी है वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी। तो इसलिए हमें मॉरल रूल सेटअप करने पड़े। दे ऑल्सो अलाउ पीपल हु आर नॉट फुली वर्चुअस टू बिहेव विद अ मिनिमम ऑफ डेकोरम एंड डिसेंसी। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो अप नहीं करते हैं। क्लियर, जो हमारे डेकोरम और डिसेंसी मेंटेन नहीं करते उनके लिए भी मॉरल रूल्स बनाए गए। क्लियर, तो ये था रूल। दूसरा आता है हमारा नेक्स्ट वर्च्यू। वर्च्यू क्या है, उनका मतलब मॉरल रूल से ज़्यादा ज़रूरत है। वर्च्यू मतलब हमारा जो एथिकल बिहेवियर है, जो हमारी मॉरलिटी है वो, लेकिन जो हमारा इमोशनल डिस्पोजिशन है किसी भी पर्सन का, उसको रिकन्फिगर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वी डू नॉट मेयरली अफेक्ट द सेंटिमेंट। हम किसी इम्पार्शियल स्पेक्टेटर जो कि पार्शियल नहीं है उसके सेंटिमेंट्स को अफेक्ट ना करें, जबकि हम उसके सेंटिमेंट्स को अडॉप्ट कर लें जिससे कि उसको खराब ना लगे। मतलब ये जो मतलब ये एडम स्मिथ ने जो फिलॉसफी दी, उसकी जो थिंकिंग थी वो किस पे, सिंपैथी पे बेस्ड थी, कि हमें किसी के इमोशनल डिस्पोजिशन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना, हमें अपने आप को रिकन्फिगर करना पड़े चाहे, पर उसके सेंटिमेंट्स जो हैं इम्पार्शियल स्पेक्टेटर्स के वो हर्ट नहीं होने चाहिए। जो स्मिथ थे उन्होंने वर्च्यू एथिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी देन दैट ऑफ रूल बेस्ड सिस्टम, जो कि मतलब हमने कांत और यूटिलिटेरियन जो हमारी थ्योरीज थी, फिलॉसफी थी, उसमें हमने देखा था कि वो रूल बेस्ड मॉरल सिस्टम था, लेकिन स्मिथ ने क्या किया था, वर्च्यू एथिक्स को ज़्यादा फोकस दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, सोशल साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, रिवॉल्यूशनरी विजनरी थे, मतलब ऑल इन वन थे एक तरीके से। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी थ्योरीज दी थी, अच्छी फिलोसफी दी थी हमारी 20th सेंचुरी में। वो एज वन ऑफ द ओरिजिनल माइंड्स बिहाइंड कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म के पीछे भी उनका एक अपना दिमाग था, एंड अ फंडामेंटल रिवॉल्यूशनरी, और रिवॉल्यूशनरी भी थे, मतलब वो क्रांतिकारी भी थे। ही इज पॉपुलर एज द रेडिकल एंड समवट डेंजरस पॉलिटिकल थिंकर। उनको एक डेंजरस पॉलिटिकल थिंकर माना जाता था कि उनका जो माइंड था वो इतना शार्प था कि वो बहुत ही, मतलब उनके जो थिंकिंग थी उनको एक तरह से ओरिजिनल माइंड कहा गया है, जिन्होंने कम्युनिज्म और फंडामेंटल रिवॉल्यूशनरी को एक तरह से एक अलग डायरेक्शन दी। उनके पीछे उन्हीं का हाथ था, तो उनको वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस फिलोसफर कहा जाता है 20th सेंचुरी का। जो मार्क्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया था कि अ हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया था, हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक आउटलुक दिया था सोसाइटी और वर्ल्ड को। उनका जो बिलीव था ये था कि ह्यूमन क्रिएटेड चेंज इन देयर लाइफ्स, अपने लाइफ में वो चेंज करते हैं, एंड इन देयर एनवायरनमेंट थ्रू प्रैक्टिकल, अपनी लाइफ में और अपने एनवायरनमेंट में वो जो भी चेंज लाते हैं वो किससे आता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से आता है, इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। कि मतलब हम ऐसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहें और उसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करें जिससे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में चेंज क्रिएट कर सकें। उनका ये ऐसा मानना था। दिस फिलॉसफी लीड टू द डिज़ायर, ये जो फिलॉसफी है ये किसको लीड करती थी, डिज़ायर को, जो कि जो भी पर्सन मतलब जिस भी सोसाइटी में रह रहा था उससे उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल होती थी, उसको उसका मतलब एक तरह से पूर्ति होती थी। क्लियर, तो जो फिलॉसफी थी, ये जो फिलॉसफी थी कि भाई चेंजेस आते हैं, चेंजेस क्या है, उसकी जो डिज़ायर्स हैं उसमें मतलब उसको लीड करते हैं, उसकी जो नीड्स हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, नेसेसिटी हैं, उसको लीड करते हैं, और वो अपनी नीड्स को जो सिविलाइजेशन, जो भी वो सोसाइटी को में रह रहा है वहाँ पे उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। द नीड टू मीट सोसाइटी इंडिविजुअल्स डिज़ायर लीड टू प्रोडक्शन। अब जो ये नीड है उसको पूरा करने के लिए सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो नीड है ये प्रोडक्शन पे, देखो चेंजेस आए, चेंजेस से हमारा क्या हुआ कि डिज़ायर्स जनरेट हुई, डिज़ायर्स को जनरेट करने के बाद क्या हुआ, हमें अब ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस प्रोडक्शन को
उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए हम एक मतलब क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करेंगे। एक्टिविटीज़ मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने जो प्रोडक्शन वाले पार्ट था उसको 4 प्रोसेसेस में रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्रोसेस, फिर प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे इकोनॉमिक प्रोसेस थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रोडक्शन, मतलब अब जब हमें ज़रूरत पड़ी उसके बाद हमारा प्रोडक्शन आया। तो प्रोडक्शन क्रिएट द ऑब्जेक्ट विच कॉरस्पॉन्ड टू द गिवन नीड्स। हमारे गिवन नीड्स को पूरा करने के लिए हमने प्रोडक्शन क्रिएट किया है। उसके बाद उस प्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा। किस हिसाब से, सोशल लॉज के हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे जो भी प्रोडक्शन हुआ है। एक्सचेंज, फर्दर पार्सल्स आउट द ऑलरेडी डिवाइडेड शेयर्स इन अकॉर्ड विद द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। अब हम उसको जो हमारे पार्सल्स हैं उनको एक्सचेंज करेंगे किस हिसाब से कि जो ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं उसको कि इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे। फिर क्या होगा, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या है, द प्रोडक्ट स्टेप्स आउटसाइड दिस सोशल मूवमेंट एंड बिकम अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्वेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड एंड सेटिस्फाई इट इन बीइंग कंज्यूम्ड। और कंजम्पशन होगा जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे पार्सल मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो कंजम्पशन है वो होगा जब हम पहले प्रोडक्शन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, एक्सचेंज हो जाएगा प्रोडक्ट और उसके बाद एट द एंड कंजम्पशन होगा। तो ये 4 प्रोसेसेस होंगे। क्लियर। तो कार्ल मार्क्स ने जो मतलब फिलॉसफी दी उसका ये था कि जब ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में चेंजेस करता है तो उसकी डिज़ायर बढ़ती है, डिज़ायर बढ़ने से उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, ज़रूरत बढ़ने से प्रोडक्शन करता है। वो प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वो हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो पहले प्रोडक्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर एक्सचेंज होगा, फिर कंजम्पशन होगा। तो ये 4 जो पार्ट थे ये इकोनॉमिक प्रोसेस में रिकॉग्नाइज किए मार्क्स ने। क्लियर। तो ये थी कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी। अब कार्ल मार्क्स को हम कह भी रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, इनको एक शार्प माइंड कहा जाता था। ये रिवॉल्यूशनरी भी थे, ये फिलोसफर भी थे। इन्होंने एक नई डायरेक्शन दी थी मतलब फिलॉसफी को। क्लियर। तो ये 20वीं सेंचुरी के बहुत ही बड़े फिलोसफर हुए थे कार्ल मार्क्स। तो आज हमने डिस्कस किया हमारे इंडिया के फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफर्स को, उन्होंने कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया को या वर्ल्ड को रिफॉर्म करने में। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। So for the further videos, do share and subscribe our channel. For the PDF of the video, you can join our Telegram channel, that is edumask1008. So thank you so much. Stay safe.